आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक बनने वाला है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर नहीं है। एमका के साथ भारत एक ऐसा पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार करना चाहता है जिसमें डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एवियोनिक्स, वेपन्स और सबसे महत्वपूर्ण फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी में देश की आत्मनिर्भरता बढ़े। और यहीं पर कहानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि भारत के सामने अब एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि एमका मार्क 2 के लिए 120 किलोटन क्लास का इंजन आखिर किसके साथ मिलकर बनाया जाए। एक तरफ फ्रांस की सैफरान है, जिसका प्रस्ताव जीटीआरई यानी गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के साथ पार्टनरशिप पर आधारित है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की रोल्स रॉयस है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर भारत में एक नया एरोस्पेस गैस टरबाइन इकोसिस्टम खड़ा करने की दिशा में प्रस्ताव दे रही है। लेकिन दोस्तों, ये मुकाबला केवल सैफरान बनाम रोल्स रॉयस नहीं है। असल मुकाबला है भारत को इंजन बनाने की कैपेबिलिटी चाहिए या इंजन टेक्नोलॉजी पर वास्तविक कंट्रोल, और इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दोनों प्रपोजल्स में अंतर क्या है, भारत के लिए कौन सा फ़ायदेमंद है और चैलेंजेस क्या क्या हैं, और आखिर इस पूरे मामले में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमका इंजन रिक्वायरमेंट से। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के शुरुआती प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन के लिए विदेशी पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाना है, और जनरल इलेक्ट्रिक F414 इस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं माना जा रहा, क्योंकि भारत का लक्ष्य आगे चलकर एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए ज़्यादा पावरफुल इंडिजिनस इंजन विकसित करना है। यही वह इंजन होगा जो लगभग 120 किलोटन क्लास में होगा और आफ्टर बर्नर के साथ एमका को हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी देने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी फाइटर इंजन की ताकत सिर्फ उसके थ्रस्ट से तय नहीं होती है। इंजन की असली स्ट्रेटजिक वैल्यू उसकी कोर टेक्नोलॉजी में होती है, जैसे कि हाई टेम्परेचर मटेरियल, टर्बाइन टेक्नोलॉजी, कंबशन टेक्नोलॉजी, कूलिंग सिस्टम, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंजन कंट्रोल, और सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को इंडिपेंडेंटली डेवलप और अपग्रेड करने की क्षमता। और इसी पॉइंट पर सैफरान और रोल्स रॉयस के प्रपोजल्स काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैफरान की। सैफरान का प्रपोजल या प्रपोज्ड अप्रोच भारत के जीटीआरई के साथ पार्टनरशिप पर आधारित है। जीटीआरई लंबे समय से भारत में मिलिट्री गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि भारत अपने एग्जिस्टिंग प्रपोल्सन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस को एक एडवांस्ड फॉरेन पार्टनर की टेक्नोलॉजी से जोड़ सके। सैफरान के साथ प्रपोज्ड इंजन को लगभग 110 से 120 किलोटन क्लास में विकसित करने की बात सामने आई है। लेकिन सैफरान प्रपोजल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ केवल इंजन की परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ फोकस है डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडियन पार्टिसिपेशन पर। अगर भारत को इंजन डेवलपमेंट के क्रिटिकल एरियाज़ में वास्तविक भागीदारी मिलती है तो फिर जीटीआरई की कैपेबिलिटी आगे बढ़ सकती है, और यहीं आगे चलकर भारत के लिए एक बड़ा फ़ायदा बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वास्तविक डेप्थ कितनी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कंप्लीट डिज़ाइन अथॉरिटी दो अलग चीज़ें हैं। किसी इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करना एक बात है, लेकिन उस इंजन के डिज़ाइन को समझना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, फ्यूचर वेरिएंट बनाना और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर स्वतंत्र कंट्रोल रखना दूसरी बात है। अब इसी जगह रोल्स रॉयस का अप्रोच ध्यान खींचता है। रोल्स रॉयस भारत में सिर्फ एक इंजन मैन्युफैक्चरर की भूमिका या प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा है, बल्कि कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर भारत में एक एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स जैसी बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी विकसित करने का एम्बिशन दिखाया है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और लाइफ साइकिल सपोर्ट जैसी एक्टिविटीज़ को भारत में इस्टेब्लिश करने की कोशिश। और अगर ऐसा इकोसिस्टम वास्तव में विकसित होता है तो इसका फ़ायदा सिर्फ एमका को नहीं मिलेगा। भारत भविष्य में दूसरे मिलिट्री और सिविल गैस टरबाइन प्रोग्राम्स के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, और यहाँ प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत में एरोस्पेस इंजन डेवलपमेंट लंबे समय से मुख्य रूप से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर रहा है। अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को एडवांस इंजन डेवलपमेंट में भूमिका मिलती है तो भारत में एक नया इंडस्ट्रियल बेस तैयार हो सकता है। लेकिन फिर वही सवाल सामने आता है कि क्या भारत को वास्तविक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और डिज़ाइन अथॉरिटी मिलेगी, क्योंकि अगर भारत किसी फॉरेन डिज़ाइंड इंजन को सिर्फ लाइसेंस के तहत बनाता है तो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस सीमित रहती है। मान लीजिए कल भारत को इंजन में कोई बड़ा मॉडिफिकेशन करना है, अगर हर महत्वपूर्ण बदलाव के लिए फॉरेन पार्टनर की अनुमति चाहिए तो इस तरह हम पूरी आत्मनिर्भरता इंजन कैपेबिलिटी में नहीं पा सकते हैं, या इसे हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर इंजन कैपेबिलिटी भी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए भारत के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए डिज़ाइन अथॉरिटी, यानी भारत भविष्य में अपने इंजन को खुद मॉडिफाई कर सके
उसके कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर सके, नई जनरेशन का वर्जन विकसित कर सके और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट भी कर सके। और यही वो जगह है जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब दोनों प्रपोजल्स को एक नज़रिए से देखते हैं। सैफरान का मॉडल भारत के एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रपोल्शन इकोसिस्टम के साथ कंटिन्यूटी देता है। जीटीआरए इस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और फ्रांस के साथ भारत के पहले से मौजूद एरोस्पेस और डिफेंस रिलेशंस का भी फायदा मिल सकता है। वहीं रोल्स रॉयस का मॉडल भारत में एक नया प्राइवेट सेक्टर लेड एरोस्पेस इंजन इकोसिस्टम बनाने की संभावना रखता है। यानी एक तरफ एग्जिस्टिंग सिस्टम को एडवांस फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ मजबूत करने का रास्ता है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट इंडस्ट्री के जरिए एक नया इंडस्ट्रियल बेस बनाने का रास्ता। और अब यहाँ पर एक और फैक्टर आता है टाइमलाइन, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में इंजन अगर समय पर तैयार नहीं हुआ तो फिर पूरी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट शेड्यूल प्रभावित हो सकती है। रोल्स रॉयस की तरफ से एक एम्बिशियस रोड मैप की चर्चा हुई है, जिसमें लगभग 2030 के आसपास इंजन कोर, 2034 के आसपास फ्लाइट टेस्टिंग और 2036 के आसपास प्रोडक्शन का लक्ष्य बताया गया है। हालांकि ये प्रोग्राम प्रोग्रेस और फाइनल एग्रीमेंट पर निर्भर करेगा। सैफरान का रोड मैप भी एमका की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखता है, लेकिन प्रिसाइज माइलस्टोन फाइनल नेगोशिएशन और डेवलपमेंट स्ट्रक्चर पर निर्भर रहेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास इंतजार करने का समय है? दरअसल शुरुआती एमका एयरक्राफ्ट के लिए F414 जैसे फॉरेन इंजन का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। इससे इंडिजिनस इंजन को मैच्योर होने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मिल सकता है। यानी भारत के पास टेक्नोलॉजी को डेवलप और टेस्ट करने का एक विंडो मौजूद है, लेकिन ये विंडो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिले होता है तो एमका मार्क 2 की टाइमलाइन प्रभावित हो सकती है और इससे भारत की नेक्स्ट जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए भारत को एक साथ 3 चीज़ें हासिल करनी होंगी। यहाँ पर पहला होगा टेक्नोलॉजी, दूसरा टाइम और तीसरा कंट्रोल। सिर्फ टेक्नोलॉजी मिले या इंजन बहुत देर से आए तो समस्या, अगर समय पर इंजन मिले लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीमित हो तो समस्या, और टेक्नोलॉजी तथा टाइमलाइन दोनों मिले लेकिन क्रिटिकल आईपी पर कंट्रोल ना मिले तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस अधूरी रह जाएगी। यानी यही वजह है कि फाइनल डिसीजन में सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं होगा कि कौन सा इंजन ज़्यादा थ्रस्ट देता है। मान लीजिए एक प्रपोजल 120 किलोटन क्लास का है और दूसरे में लगभग उसी रेंज की कैपेबिलिटी है, तो कुछ किलोटन का अंतर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होगा। असल सवाल होगा कि कौन भारत को अगली जनरेशन का इंजन खुद बनाने की क्षमता देगा। और अगर भारत इस प्रोग्राम में एक मजबूत फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी बेस तैयार कर लेता है तो भविष्य में इसका इस्तेमाल केवल एमका के लिए नहीं होगा। यही टेक्नोलॉजी आगे चलकर दूसरे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में इस्तेमाल हो सकती है और भारत के पास अपने इंजन को अपग्रेड करने की क्षमता आ सकती है। क्रिटिकल कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, भारत फॉरेन सप्लायर्स पर अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम कर सकता है। यानी एमका इंजन प्रोग्राम वास्तव में एक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से कहीं बड़ा है। यह भारत की एरोस्पेस सोवर्निटी का सवाल है और अगर बहुत सरल भाषा में समझे तो सैफरान का रास्ता जीटीआरई और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इकोसिस्टम के साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता है, जबकि रोल्स रॉयस का रास्ता प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के साथ नया एरोस्पेस इंजन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने की दिशा में जाता है। और दोनों अप्रोचेस के अपने फायदे हैं, लेकिन भारत को शायद सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना होगा कि एग्रीमेंट की फाइनल टर्म्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट फ्रीडम और फ्यूचर अपग्रेड कितनी मजबूती दी जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।